Blood coagulation. Blood coagulation is a very important phenomena in the healthy human. लेकिन ब्लड कोगुलेशन है क्या, इसको ब्रीफ में पहले डिफाइन करें. द थर्ड मैकेनिज्म फॉर होम्योस्टेसिस, इसे हम लोग कहते हैं थर्ड मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस. थर्ड मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस यानी होम्योस्टेसिस के और दो मैकेनिज्म हैं, जिसमें एक मैकेनिज्म है थर्मोरेगुलेशन और दूसरा है ऑस्मोरेगुलेशन, और तीसरा है ये ब्लड कोगुलेशन. The third mechanism for homeostasis begin 20 seconds to 2 minutes within 3 to 6 mm blood clot form. कहता है कि यह ऐसी घटना है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ब्लड क्लॉट करता है, और यह ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म जो शुरू होती है वो 20 सेकंड से लेकर 2 मिनट में पूरा होती है, और इसके दरमियान 3 से 6 मिलीलीटर ml ब्लड क्लॉट करता है. A series of reaction in which the blood is transformed from liquid to a gel. यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होता है जिससे लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड जेली लाइक सबस्टांस में बदल जाता है. यह कब होता है, जब किसी तरह की ट्रॉमा या किसी तरह की वुंड अगर आपके स्किन पर या किसी ऑर्गन पर बनता है, तो ब्लड वेसल जब आपके रैप्चर्ड होते हैं, ब्लड कैपिलरी रैप्चर्ड होती है, तो वहां से ब्लड ऊज करने लगता है, और जब यह ब्लड ऊज करने लगता है तो ये वहां पर जो ब्लड है वो लिक्विड ब्लड हवा के संपर्क में आने से धीरे धीरे जेली लाइक सबस्टांस बना लेता है. यह जेली लाइक सबस्टांस ही ब्लड क्लॉट कहलाता है. और अब लिक्विड ब्लड जेली लाइक सबस्टांस में कैसे बदलता है, इसके अंतर्गत कौन सी मैकेनिज्म और कौन से बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, इन बातों पर आज हम लोग फोकस करेंगे. कहता है कि द मेन 3 स्टेप ऑफ दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन. इस रिएक्शन में 3 स्टेप हैं. पहला स्टेप का नाम क्या है, ये पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और तीसरा है कन्वर्सन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन थ्रेड. बहुत सिंपल सी बात को मैंने रखा है कि पहला काम होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना, और दूसरा काम होता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण होना, और तीसरा काम होता है थ्रोम्बिन के उपस्थिति में फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्ट करना. Fibrinogen is a soluble protein which is found in plasma and which is converted at the time of blood clotting into fibrous protein, by which the blood becomes jelly-like substance. Are you understand? Now, इस blood coagulation के पैरेलल एक दूसरा टॉपिक हमने दिया है थ्रोम्बस, hemostatic disorder, blood clot. A thrombus is a blood clot that form an unbroken vessel. अभी जितनी बात बेटा हो रहा था वो ब्रोकन वेसल यानी ब्लड कहीं से ऊज करे, कहीं ट्रॉमा हो जाए, कहीं आपके पार्ट इंज्योर्ड हो जाए, तो वहां से ऊज करते हुए ब्लड जब लिक्विड से जेली लाइक सबस्टांस बनाए तो उसे आप ब्लड कोगुलेशन कहते हैं. लेकिन बिना मुंडिंग का अगर ब्लड क्लॉट करे, आपके बॉडी के अंदर ही ब्लड वेसल के बिना किए हुए अगर ब्लड क्लॉट कर जाए, बिना उंड हुए ब्लड वेसल के अंदर, तो इस तरह की मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट. क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट.
या थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस शब्द को यहां हाईलाइट करने के लिए हमने आपसे ये बात यहां जोड़ा। एन थ्रोम्बस एन embolus is a blood clot that form then break away and float freely in blood vessel. An embolus may the lodge in the capillary and block the blood flow. कहता है कि थ्रोम्बस जो बनता है, थ्रोम्बस बनने के दरमियान जो ब्लड क्लॉट करता है ब्लड वेसल के अंदर, वो क्या कहलाता है? इम्बोलस। और इम्बोलस ब्लड वेसल में फ्लोट करता है और ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। अब कोरोनरी थ्रोम्बस कहां बनता है? हार्ट में बनता है। या हार्ट में थ्रोम्बस बने तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ब्रेन में बने तो सेरिब्रल इम्बोलिज्म, और लंग्स में बने तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म। यानी इम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस दोनों शब्द एक ही तरह के मैकेनिज्म का बोध कराते हैं, और थ्रोम्बस और इम्बोलस शब्द भी आपने समझा। इस प्रकार आपने ब्लड कोगुलेशन, थ्रोम्बस और इम्बोलस को अलग अलग समझा। अब क्या है जनरल मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग का, इस पर बात करते हैं। क्लॉटिंग टेक्स प्लेस इन द 3 एसेंशियल स्टेप, जो पीछे भी बात मैंने कहा था। ये 3 एसेंशियल स्टेप में क्या है? देखिए यहां प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना, किसके उपस्थिति में? तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। किसके उपस्थिति में? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना भी अपने आप में एक मैकेनिज्म होगा, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना भी एक मैकेनिज्म। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? पहला काम तो करेगा फाइब्रिनोजेन को, फाइब्रिनोजेन मोनोमर में बदलेगा, जो फाइब्रिन फाइबर में बदलेगा। एक काम हो गया थ्रोम्बिन का। और थ्रोम्बिन का दूसरा काम हो गया कि फाइब्रिन फाइबर को क्रॉस लिंक फाइब्रिन फाइबर यानी ब्लड क्लॉट में बदलेगा। तो यहां सिंपल रूप से आपने देखा कि आपके पास एक मैकेनिज्म ये हुआ, और दूसरा मैकेनिज्म थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना हुआ, और तीसरा मैकेनिज्म फाइब्रिनोजेन से क्रॉस लिंक फाइब्रिन फाइबर का बनना। इस तरह से आपने देखा रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3। तो यहां आप देखें पहली बार कि when there is a trauma to the blood vessel, trauma means वही कटफट जाना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज फॉर्म। तो ये पहला पॉइंट हो गया। वेसल ट्रॉमा मतलब कि जिस वेसल में ट्रॉमा हुआ है उसमें कॉम्प्लेक्स कास्केड ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्लड। डजन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, 13 कोगुलेशन फैक्टर भाग लेते हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिवेटेड सबस्टेंस कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इस प्रकार क्या बन गया? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। और हाँ?
Prothrombin activator catalyze the conversion of prothrombin to thrombin। तो बेटा पहला रिएक्शन ये था जिसको अभी हमने समझाया आप लोगों को, और यहां भी दिखाया। दूसरा ये कि prothrombin activator catalyze the conversion of prothrombin to thrombin। ये दूसरी बात भी समझ में आया। तीसरा, थ्रोम्बिन कन्वर्ट fibrinogen into fibrin fiber that enmask platelet। उसमें क्या होता है, प्लेटलेट चिपक जाता है, and RBC and plasma to form the clot। RBC and plasma to form the clot। तो ये तीन मैकेनिज्म को आपको दिमाग में रखना है। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दूसरा क्या है, कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। और तीसरा क्या है, फाइब्रिन। तीसरा क्या है, फाइब्रिन से फाइब्रिनोजेन और क्रॉसलिंक फाइबर का बनना। बार बार मैं मना करता हूं कि आप लोग स्क्रीन पर लिखा मत कीजिए। अब आप स्पष्ट रूप से देखें वो तीनों आपके मैकेनिज्म, मैं आपको फिर से समझाने के लिए यहां पर लिया हूं। तो पहला क्या कहता है कि प्लेटलेट से किसका निर्माण हुआ, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो किस में बदल गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यही एक्टिवेटर है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। कैल्शियम के उपस्थिति में, याद रखना चाहिए। और ये थ्रोम्बिन के उपस्थिति में क्या होगा, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। और फाइब्रिन क्या करेगा, क्लॉट बनाएगा। लेकिन फाइब्रिन जो क्लॉट बनाएगा तो इसके साथ क्या चाहिए, प्लेटलेट्स भी चाहिए। और क्या चाहिए, व्हाइट ब्लड सेल या WBC भी चाहिए, और RBC। यानी ये सारे ब्लड सेल किसके साथ, फाइब्रिन के साथ मिलकर क्लॉट की संरचना करते हैं। तो सिंपल वे में आपने इस मैकेनिज्म को देखा। अब आइए थोड़ी सी और भी बातें इसकी विस्तृत करता हूं। 3 pathway that make the classical blood coagulation pathway। 3 में क्या है, पहला है इंट्रिंसिक पाथवे। ये है इंट्रिंसिक पाथवे। ये देखिए इंट्रिंसिक पाथवे का काम क्या है। इंट्रिंसिक पाथवे आकर के देखिए यहां पर ये बना रहा है, पीएल का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। बार बार कह रहा हूं स्क्रीन पर मत लिखा करिए। अब ये प्लेटलेट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम के उपस्थिति में क्या हो रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल रहा है। और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल रहा है। तो यहां से इतनी दूर की जो मैकेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं
कॉमन पाथवे, और टिश्यू डैमेज होकर के टीएफ टिश्यू फैक्टर जो बनाता है, ये टीएफ टिश्यू डैमेज होने से टीएफ जो बनता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंजिक पाथवे का प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंजिक पाथवे का। और यहां से पीएल यानी प्लेटलेट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो बनता है, इसको कहते हैं हम लोग इंट्रिंजिक पाथवे। तो इस प्रकार ये 3 तरह के पाथवे हैं, इंट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक और कॉमन पाथवे। और कॉमन पाथवे में 3 बात है कि पहला बात थ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, दूसरा बात प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, और तीसरा बात फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि आपने बातें समझी, और थोड़ी बातें जो एनसीईआरटी में नहीं भी होती हैं, थोड़ी बातें जो एनसीईआरटी में नहीं भी होती हैं, और उसे भी मैं कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि आगे चलकर कहीं ना कहीं 12 में हमें उसकी आवश्यकता है, इसलिए बच्चों को पहले से बता के रखता हूं। इसलिए अगर थोड़ी सी बात अधिक भी बता रहा हूं तो सुन लेना है, पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी ही है। अब आइए कि इस लिम्फ को, ये ब्लड सर्कुलेशन के बाद या ब्लड को खत्म करने के बाद मैं थोड़ी सी बात कि सारी बात क्लियर करने के बाद ब्लड के साथ साथ दूसरा बॉडी फ्लूइड या दूसरा फ्लूइड टिश्यू है, वो है लिम्फ। तो चलते चलते हम लोग थोड़ी सी बात लिम्फ पर भी करेंगे कि लिम्फ क्या है। तो देखिए टॉपिक मैंने लिया है लिम्फ। लिम्फ आप लोग भी जानते हैं, ये भी बॉडी फ्लूइड्स है, और इसके बारे में जानिए। सबसे पहले कंपोजिशन क्या है, तो इसमें 4% सॉलिड है और 96% वाटर है। अब सॉलिड में क्या है, ऑर्गेनिक सबस्टांस है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस है, और सेलुलर कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक सबस्टांस में क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन कौन कौन सा है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, क्लॉटिंग फैक्टर है, एंटीबॉडीज है, और एंजाइम है। कल बच्चों ने पूछा था एंटीबॉडीज क्या है, तो मैं बार बार बताता हूं कि एंटीबॉडीज वो भी एक प्रोटीन है आपके बॉडी में, जिसे हम लोग डिफेंसिव प्रोटीन के नाम से जानते हैं। रोग निरोधी क्षमता, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, तो उसे हम कहते हैं हम एंटीबॉडीज। एनीवे, प्रोटीन के बाद लिपिड के कंपोनेंट में क्या है, यह बात देखें आप। तो क्या है इसमें, काइलोमाइक्रॉन। कुछ लोग जानते होंगे काइलोमाइक्रॉन और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं काइलोमाइक्रॉन पर, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में लिपिड के डाइजेशन में काइलोमाइक्रॉन की चर्चा मैं करूंगा कि लिपिड कोटेड विद प्रोटीन बॉडी, दैट इज द काइलोमाइक्रॉन। एंड द lipoprotein, already all of you know about that. And the third one is the carbohydrate like glucose. And the fourth one, amino acid. And the last one, non-proteinic nitrogenous substance like urea and creatinine. My dear people, must be keep in your mind which organic substance must be found within inside of the blood as well as in the lymph. It is not only meant for that कि found in the lymph. At the time of the blood plasma, myself also discuss about that कि all this organic substance is the constituent, basic constituent of the blood plasma. Inorganic substance like the sodium, calcium and potassium along with chloride and the bicarbonates, and these are the also constituent of the blood plasma. But in the lymph, such inorganic substance found in low concentration rather than the blood plasma. As a cellular components,
Here lymphocytes are present as a cellular components. Here the lymphocytes are present like the monocytes rather than lymphocytes, monocytes, macrophage and plasma cell. Do you know about the plasma cell? Myself told you time without number, but today also again one time myself speak about the plasma cell. Plasma cell is nothing but also a count of lymphocyte and generally called the B lymphocytes. The B lymphocytes are the two type. One is called plasma cell and another is called the memory cell. Thus B lymphocyte, the plasma cell has capacity to produce each and every kind of the antibodies like the IgA, IgE, IgM, IgG and IgA. Okay, so these are the basic information about the lymph. You may ask to me कि where lymph produce, तो lymph कहाँ बनता है, ये बात आप भी जानते हैं कि लैक्टियल वेसल में बनता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू में। तो वह लैक्टियल वेसल क्या होता है, इसका मैंने एक फिगर लिया है और ये कहाँ है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ विलस। सारे बच्चे इसे जानते होंगे, यह 6 क्लास के से लेकर के और आज तक आपने कई बार देखा होगा। इसमें ये देखिए, ये बीच में जो बना हुआ है यही है लिम्फेटिक वेसल या लैक्टियल वेसल। कहाँ, ये ब्लड कैपिलरी के बीच में। जब ब्लड कैपिलरी से प्लाज्मा लीक करता है तो ये लैक्टियल वेसल उसे ले लेता है और इसमें फ्लो करने वाले फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो जिस तरह ब्लड कैपिलरी का जाल है उसी तरह लिम्फेटिक कैपिलरी का भी जाल होगा, लिम्फेटिक वेसल का भी जाल आपके शरीर में होगा। और इस प्रकार ये जाल, ये नेटवर्क जो आगे बढ़ करके बहुत सारे ऑर्गन के साथ मिल करके बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम की जानकारी हम लोगों को 12 में इम्यून सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है, जहां हम लोग जानेंगे। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ अकाउंट में आपको लिम्फेटिक सिस्टम और उसके दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में मैं दूंगा। देखिए, मैं यहाँ टॉपिक रखा हूं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, कि कौन कौन वैसे लिम्फॉइड ऑर्गन हैं और जो कि लिम्फ वेसल के साथ मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो पहला क्या है भाई, रेड बोन मैरो। ये कैसा है, प्राइमरी है। इन एडल्ट दिस इज diffusely located in the central portion of the flat bone such as rib, sternum, pelvis and vertebrae, with a smaller amount found in the epiphysis of some longer bone such as the femur. बोन के इंडिंग को एपिफाइसिस कहते हैं। फंक्शन क्या है, टू एक्ट एज द मेजर हीमोपोएटिक टिश्यू। हीमोपोएटिक टिश्यू वो है जहां ब्लड का फॉर्मेशन होता है, producing all the form element of blood, including erythrocyte यानी red blood cell, leukocyte यानी white blood cell, and platelet या thrombocytes. The second lymphoid organ, these are also included under the primary, thymus gland. Thymus gland is the endocrine glands. सब लोग जानते हैं इसके बारे में, मैंने पहले एपिथेलियम टिश्यू में इसकी चर्चा की है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, a small butterfly shaped gland located on the superior surface of the heart यानी स्टर्नम। यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, यहाँ स्टर्नम पर ये दिखता है। समय के साथ जैसे जैसे एज ज्यादा होते जाता है, एज बड़ा होते जाता है, ये धीरे धीरे वैनिश कर जाता है, बच्चों में काफी प्रोमिनेंट होता है। इसका रोल क्या है, play a key role in the programming the immune system, recognize self and provide a site for maturation of T lymphocyte। आपको जानना है कि T lymphocyte के मैचुरेशन में भाग लेता है।
टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में भाग लेते हैं। स्प्लीन, ये स्प्लीन क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन spleen has lobular structure and is located in the left side of the abdomen between the 9th and 11th rib. Between the 9th and 11th rib, abdomen में help the trap foreign material सर आवाज गूंज रहा and है। remove damage and ace erythrocyte, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, while also acting as reservoir of RBC, leukocyte and platelets. बट फेमस है ये ग्रेवयार्ड के रूप में। आरबीसी का लाइफ स्पेन आप लोगों ने जाना 120 डेज, और ये 120 डेज के बाद आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? स्प्लीन में। सर आवाज गूंज रहा है। लिम्फ नोड, गब्बर अपना कलम कम चलाओ। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, स्मॉल बीन शेपेड lymphoid organ found in major cluster including the cervical node, neck, axial node, hepatis and inguinal node. विकास कश्यप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। यस सर, लोगों का माइक ऑन है, इसके कारण इको हो रहा है सर। ठीक है, सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें, बच्चों को सुनने में दिक्कत हो रही है। सर से जेटू है सर, या कहिए तो यहाँ से सबको म्यूट कर देंगे हम। सर वहीं से म्यूट कर दीजिए, सब म्यूट नहीं कर रहा है। कहाँ से? जेटू है। हाँ। चलिए आते हैं लिम्फ नोड के फंक्शन को देखते हैं। प्राइमरली फिल्टर लिम्फ, ट्रैपिंग फॉरेन मटेरियल सच एज बैक्टीरियल एंड वायरल पार्टिकल। अब आवाज इको नहीं कर रहा है ना, सबको सुनाई पड़ रहा है बढ़िया से? यस सर। नो सर। ठीक, यस यस सर, सुनाई दे रहा है। चलिए आप जिसको जो पूछना है वो पूछे, हमारी बातें खत्म हो गई। आप लोग अपना अपना सवाल पूछें। चलो गब्बर पूछो। जिसको कोई सवाल है वो अपना सवाल बोले। सर इंक्विनल नोड्स क्या होता है? कैसे लाए? चलिए जिसको पूछना है पूछे वो कोई सवाल। सर इंक्विनल नोड्स क्या होता है? हाँ कृति रानी फिर से बोलो। सर इंक्विनल नोड्स क्या होता है? कौन नोड? इंक्विनल नोड्स। लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल जहां पर जाकर एग्रीगेट होता है उसे लिम्फ नोड कहते हैं। वहां नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बोलो चैतन्य, क्या बोल रहे हो? इंग्विनल नोड पूछ रहे हैं। हाँ, एंग्यूनल कैनाल,
वह कैनाल एंग्यूनल कैनाल जो एब्डोमेन से निकल करके स्क्रोटल सैक में जाता है उसे एंग्यूनल कैनाल कहते हैं। चलो गब्बर बोलो। ठीक है, तो ब्लड की सारी बातें हमने खत्म किया। इसके बाद एक छोटी सी बात हमारी आएगी, बोन, और हम बोन बताएंगे। हो सकता है कि आपको जूम मीटिंग आज ही वो ये बोन के लिए, वो भी छोटा सा ऐसा ही 25-30 हेलो मिनट सर। हाँ बोलो चैतन्य। ब्लड के बाद अब अगली बात है इंग्विनल बोन एंड नोड बताइए सर। कार्टिलेज। बोलो इंग्विनल नोड। कौन सा नोड? इंग्विनल नोड। जूनियर बोल रहा। वो अपने बोलेगा, अपने सुनेगा। सर बोल तो रहे हैं। बोलो इंग्विनल। तो कितना बार तुमको बताए इंग्यूनल कैनाल? अभी तो कहाँ कान था कि एब्डोमेन, हाँ, नोड सर। एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में जाने वाले छेद को एंग्यूनल कैनाल कहते हैं। वहां पर जो नोड होगा उसको एंग्यूनल नोड कहेंगे। यस सर। कुंदन कुमार बोलो। सुमित गुंजन। यस सर। दिक्कत हो रहा है कहीं? नहीं सर। चलो सागर गुप्ता। और कहाँ आगे है? हम्म? 2 मिनट है। हैं? सिद्धार्थ, इंग्यूनल कैनाल अभी हमने समझाया। इंग्यूनल कैनाल पर पाए जाने वाले नोड को इंग्यूनल नोड कहते हैं। यस सर। सर हाँ बोलो बेटा, मुस्कान बोलो। सर एम्बोलिस ज्यादा डेंजरस क्यों होता है? बताया ना कि जब ब्लड क्लॉट कर जाएगा, कहाँ, बिना ब्लड वेसल टूटे हुए अगर वो अंदर क्लॉट करेगा तो वही लॉज कर जाएगा ना। और वहां लॉज कर जाएगा Yes, तो sir. क्या करेगा? ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा ना। सर ब्लॉक तो करेगा लेकिन थ्रोम्बस क्लॉट भी तो ब्लॉक करेगा, लेकिन यहाँ पे ये मॉड्यूल में दिया है कि मोर मैं हार्मफुल बता रहा हूँ ड्यू ना, टू मैं इट्स बता रहा मूविंग हूँ कि नेचर। थ्रोम्बस तो वही चीज है, बेसिक थ्रोम्बस ही है वो। लेकिन जब वो लॉज करके ब्लॉकेज करने लगेगा तो इम्बोलस हो जाएगा। जैसा ब्रेन में इम्बोलस ज्यादा परेशान करेगा कि नहीं? लंग्स में इम्बोलस sir. ज्यादा परेशान करेगा। इसलिए उसको कहा जाता है बच्चों sir. के लिए कि ये ज्यादा डेंजरस है। ओके सर। ओके, और सब बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। बीच में मेरी तबीयत थोड़ी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं जा रहा था लेक्चर। अब जाएगा आराम। ओके सर। चलिए, सबका बात हो गया तो हो सकता है कि मैं आधा 1 घंटा में फिर आऊं। मैं आपको नोटिस करूंगा और फिर मैं आपको बोन पढ़ाऊंगा आज। ओके, थैंक यू।